नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों। नई उम्मीद उम्मीद, उमंग और उत्साह के साथ माई सेल्फ एम आर चौधरी उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब मित्रों का, साथियों का, अभिभावकों का और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम कोलाइड विलियन क्या है उसके बारे में चर्चा कर। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको कोलाइड के संदर्भ में। क्या है, सारे कंसेप्ट और सारा मैटर आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या है कोलाइड? मित्रों, कोलाइड मूल रूप से एक लैटिन वर्ड है कोला, उससे बना बना है, उससे मिलकर निर्मित हुआ है। और इसका अर्थ होता है इंग्लिश में गम, और हिंदी में इसे कहते हैं गोंद या गूंद। ठीक है ना? आप गोंद को अच्छे से समझते हैं। इसके नाम से धीरे धीरे ये व्युत्पत्ति हुआ है कोलाइड। कोला गम, और गम यानी गोंद, और हम यहाँ कहते हैं गूंद। ठीक है मित्रों, क्या है ये? देखिए, 1861 में ग्राहम थॉमस ग्राहम थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक ने इस संबंध में प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया, कुछ पदार्थों को विलायक में घोलकर उन्हें जांतव झिल्ली में से विसरित किया। क्या क्या मित्रों? थॉमस ने ग्राहम थॉमस ने जांतव झिल्ली में से कुछ पदार्थों के विलयन को विसरित करने का प्रयास किया, छानने का प्रयास किया। तो उन्होंने लगा कि कुछ पदार्थों के कण, यानी विलयन में घुले हुए विलय के कण जांतव झिल्ली को पार कर जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों के कण विसरित नहीं होते हैं, छनते नहीं है, फिल्टर नहीं होते हैं। बस यहीं से शुरू हुई ये कहानी। वो पदार्थ जांतव झिल्ली में से गुजर गए, आर पार निकल गए, उनको कहा क्रिस्टलॉइड। क्या कहा मित्रों? क्रिस्टलॉइड। और जो जांतव झिल्ली में से पार नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, छने नहीं, आर पार नहीं निकले, उनको कह दिया कोलोइड। क्या कहा मित्रों? यही राम कहानी। ध्यान दीजिएगा मित्रों इस बात पर। ग्राहम थॉमस ने 1861 में कुछ पदार्थों को जल में घोला, और जल में घोलकर उनके विलयन को जांतव झिल्ली में से फिल्टर किया। जिन पदार्थों के विलयन जांतव झिल्ली में से विसरित हो गए, आर पार निकल गए, छन गए, उन्हें कहा क्रिस्टलाब। और जो नहीं विसरित हुए, छने नहीं, दिल्ली के ऊपर रह गए, दिल्ली के ऊपर रह गए, जैसे अशुद्धियां रहती है, उनको कह दिया कोलाइड। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जब जल में, मित्रों ध्यान देना, जब जल में नमक NaCl घोला जाता है, शर्करा शक्कर चीनी खांड घोली जाती है, या यूरिया घोलकर बिना विलयन बनाया जाता है, तो ये पदार्थ तो उस जांतु झिल्ली के आर पार निकल जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। लेकिन जब इन पदार्थों के स्थान पर गोंद डाला गया, स्टार्च लिया गया, या जिलेटिन लिया गया, या प्रोटीन लिया गया, मित्रों ये तीन पदार्थ स्पेशली ध्यान दीजिएगा, गोंद, स्टार्च और जिलेटिन लिया गया, और इन्हें नमक पानी में घोलकर नमक की तरह जांतव झिल्ली के ऊपर डाला, तो ये जांतव झिल्ली को पार नहीं कर पाए। बस यहीं से शुरुआत हो गई। तो विसरित हो गए, जो जांतव झिल्ली के आर पार निकल गए, प्यारे दोस्तों, क्रिस्टलाब कहलाए, क्रिस्टलोइड कहलाए। और जो जांतव झिल्ली के पार नहीं हुए, कोलाइड कहलाए। क्या कहलाए? कोलाइड। हमारा अध्ययन यहाँ से शुरू, कोलाइड यहाँ से स्टार्ट हुए। मित्रों, अब ये बात समझ में आती है कि कोलाइड क्या है, कोलाइड क्या है। तो अधिकांश बच्चे या मित्र ये कहते हैं कोलाइड एक पदार्थ है। नहीं, कोलाइड पदार्थ नहीं होता, कोलाइड पदार्थ नहीं है। वो क्या है? यह पदार्थों की एक अवस्था है, यह पदार्थों की एक अवस्था है, स्टेट है। समझे मेरी बात? कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थों की एक अवस्था है। क्लियर हो गया? क्यों? इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है। देखिएगा, जब हम NaCl को, नमक को जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं और उसे जांतव झिल्ली में से विसरित कराते हैं, तब वो पार हो जाता है, छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। तब हम उस नमक के विलयन को या नमक को थॉमस ग्राम ने क्रिस्टलाब कहा। और इसी नमक को
जब हम बेंजीन में घोलते हैं, क्या कह रहा हूं मित्रों, बेंजीन में घोलते हैं तो नमक और बेंजीन से बना हुआ विलयन जानता झिल्ली को पार नहीं करता, तब ये कोलाइड कहलाता है। अब मित्रों आप मुझे बताएंगे क्या कि क्रिस्टलाभ या कोलाइड पदार्थ है या अवस्था? यदि पदार्थ होता नमक तो वो या तो क्रिस्टलाभ होता या कोलाइड होता, लेकिन ये माध्यम बदलने पर, विलायक बदलने पर दोनों की भूमिका का निर्वहन करता है। क्रिस्टलाभ के रूप में भी व्यवहार करता है, कोलाइड के रूप में भी व्यवहार करता है। इसलिए कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, कोलाइड एक पदार्थ की अवस्था है। जब वो परिक्षेपण माध्यम में, जब वो परिक्षेपण माध्यम में या विलायक में उपस्थित रहता है, घुला हुआ रहता है, घुलित रूप में विलयन के रूप में रहता है, तब उसको कोलाइड कहा जाता है। एक और एग्जांपल, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। हम साबुन की बात करते हैं कि मैंने दोनों उदाहरण ऐसे लिए हैं जो हमारे डेली लाइफ से, दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। साबुन, मित्रों साबुन को जब जल में घोला जाता है, साबुन को जल में पर्याप्त मात्रा में घोला जाता है तो ये कोलाइड का व्यवहार करता है। ये जानता झिल्ली को पार नहीं करता। साबुन के कण जल में घुले होने पर जानता झिल्ली में से विसरित नहीं होते, लेकिन यदि इसी साबुन को एल्कोहल में घोलकर इसका विलयन बनाया जाता है तो एल्कोहल में घुला हुआ साबुन है वो जानता झिल्ली को पार कर लेता है। तब ये क्या कहलाता है मित्रों? क्रिस्टलाभ। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाभ। उम्मीद है, गारंटी है कि आपके समझ में आ गया कि कोलाइड पदार्थ नहीं होते, कोलाइड एक पदार्थों की अवस्था होती है। क्या होती है? पदार्थों की अवस्था होती है, यानी ये भी एक प्रकार का विलयन है, ये भी एक प्रकार का विसमांगी विलयन है। मित्रों क्या होते हैं विलयन, इसके बारे में चर्चा करते मैं आपको ले चलता हूं अगले पायदान पर, अगले पेज पर। हम अब बात करेंगे वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन या कोलाइड। आप कोलाइडी विलयन कहें तो भी वही अर्थ है, और आप कोलाइडी सिर्फ कहें कोलाइड तो भी वही अर्थ है। और तीसरा हमारे पास समझने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, निलंबन, इसको हम अवक्षेप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। निलंबन का इंग्लिश अर्थ है सस्पेंशन और इसका अर्थ है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दोनों एक ही अर्थ में, एक ही सेंस में प्रयुक्त होते हैं। अब हम इन तीनों के मध्य डिफरेंस की चर्चा करने वाले। एक तरफ लेंगे हम गुण, किन गुणों के आधार पर वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में डिफरेंस, अंतर, विभेद किया जा सकता है। ध्यान दीजिए मित्रों, चलते हैं पहला गुण, आकार के आधार पर। इसके आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, वास्तविक विलयन में, वास्तविक विलयन में मित्रों ध्यान देना, यहां विलयन शब्द आया, इसका मतलब इसमें विलेय है और इसमें विलायक है। अंडरस्टैंड? विलयन नाम आता है, चाहे वो समांगी विलयन हो, चाहे वो विषमांगी विलयन हो। विलयन शब्द आते ही तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए कि इसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुला हुआ है। अवस्थाएं भले ही समान हो, अवस्थाएं भले ही अलग अलग हो। जो पदार्थ कम मात्रा में घुला हुआ है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, मोलों की संख्या कम है, उसे विलेय कहते हैं। ज्यादा मात्रा में है, जिसके मोल अधिक है, वो विलायक कहलाता है। ठीक है ना? अब आते हैं यहाँ वास्तविक विलयन। ठीक है ना? इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा। 1 नैनोमीटर का अर्थ होता है मित्रों 10⁻⁻⁹ या सेंटीमीटर में कहूं तो 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। जिस विलयन में कणों का आकार इससे छोटा होता है वो वास्तविक विलयन बनाते हैं, वास्तविक विलयन के कण होते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। मेरा मतलब वास्तविक विलयन में घुले हुए कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में घुले हुए कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर परास वाला होता है। यानी 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर परास का होता है। हाँ मित्रों, कुछ बुक 10⁻⁻5 लिखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। और निलंबन या सस्पेंशन, प्रेसिपिटेशन,
इसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इससे 1000 नैनोमीटर से, यानी 10 की घात -4 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। क्लियर हुआ? छोटे कण वास्तविक विलयन, बड़े कण कोलाइडी या निलंबन। इन दोनों में जिसके छोटे हैं वो कोलाइडी विलयन, और जिसके सबसे बड़े कण है वो निलंबन। क्लियर कट? ठीक है ना? अब इनमें कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है? कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है? दूसरे वाला कण, प्रावस्था की संख्या। प्रावस्था यानी फेज। तो वास्तविक विलयन में प्रावस्था एक ही होती, क्योंकि वो समांगी होता है। क्या होता है? समांगी होता है वास्तविक विलयन, इसलिए प्रावस्था एक मानी जाती है, एक ही होती है। ये विषमांगी प्रकृति के हैं, इसलिए प्रावस्थाएं दो। एक परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम, एक विलेय, दूसरा विलायक, और इसमें भी प्रावस्थाएं होती है दो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब हम यदि प्रकृति की बात करें, तीसरा गुण, इन विलयनों की प्रकृति कैसी? तो मित्रों अभी मैंने बोला और आपको ध्यान है, वास्तविक विलयन समांगी होते हैं और ये विषमांगी। कैसे होते हैं? विषमांगी। निलंबन भी विषमांगी और कोलाइडी विलयन भी विषमांगी, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं। चौथा करेक्टर लेते हैं, कण की दृश्यता। कण दिखाई देते हैं या नहीं, या फिर हम कहते हैं विलयन में से आर पार देखा जा सकता है या नहीं। दोनों बातों की चर्चा कर लूंगा मैं यहां। देखिएगा, इसके कण देखे नहीं जा सकते, देखे नहीं जा सकते, और इसके कणों को बोलो आप, नहीं देखे नहीं जा सकते। सूक्ष्मदर्शी से संभव है, सूक्ष्मदर्शी से संभव, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इनको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ये वाले मित्रों, ये नग्न आंखों से भी देखे जा सकते हैं, यानी बिना सूक्ष्मदर्शी के। नग्न आंखों से मतलब है बिना सूक्ष्मदर्शी, बिना विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। इतने बड़े आकार वाले होते। यदि इनकी प्रकाश के पथ को लेकर या इसके अंदर से देखें तो वास्तविक विलयन तो पारदर्शी होते हैं। ये कई बार पारदर्शी और कई बार पारदर्शी नहीं होते, तो हम इनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, पारभाषी होते हैं। और ये अपारदर्शी होते हैं, इनके आर पार देखा नहीं जा सकता। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार दिखता नहीं, निलंबन। पारभाषी धुंधला दिखता है और साफ साफ दिखता है आर पार, कांच के गिलास में विलयन लेने पर, वो पारदर्शी। क्लियर हुआ? अगला कैरेक्टर लेते हैं, पृथक्करण। इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी विलेय और विलाय को पृथक सेपरेट किया जा सकता है या नहीं। दो आधार पर सेपरेट करेंगे मित्रों। एक हम करेंगे सामान्य फिल्टर पेपर से, सामान्य फिल्टर पेपर कागज का होता है, ये जानते हो। और दूसरा हम करेंगे जानते हो झिल्ली से। अब देखते हैं कौन किससे सेपरेट होता है। मित्रों ध्यान देना, तो सामान्य फिल्टर पत्र से वास्तविक विलयन का सेपरेशन संभव नहीं, संभव नहीं इसका, वास्तविक विलयनों का। लेकिन कोलाइडी विलयनों का बोलो, संभव या असंभव? असंभव, ये भी असंभव और ये संभव। यानी सामान्य फिल्टर पेपर से हम निलंबन को सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। कोलाइडी कणों को, कोलाइडी विलयन को और वास्तविक विलयन के कणों को पृथक नहीं कर सकते। क्लियर हुआ मित्रों? जानता हूं झिल्ली से असंभव, जानता हूं झिल्ली से भी वास्तविक विलयन के कणों को या वास्तविक विलयन को सेपरेट नहीं कर सकते, विलय और विलय को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। और ये संभव, कोलाइडी विलयन को जानता हूं झिल्ली द्वारा पृथक किया जा सकता है, और ये तो संभव है ही। इसके कण तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इजीली सेपरेट हो जाते हैं, पृथक किए जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगला गुण लेता हूं मैं अब आपके लिए, ये वाला छठा, विसरण की प्रकृति या विसरित होने का गुण। विसरण का अभिप्राय होता है मित्रों बिना किसी बाह्य बल के किसी माध्यम के कणों का इधर उधर घूमना फिरना, गतिशील होना, या आपस में मिश्रित होकर के विलयन बनाना, मिश्रण बनाना विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर? तो वास्तविक विलयन में विसरण
की बात करें तो इनका विसरण तेजी से होता है, इनका कोलाइडी विलयनों का विसरण धीरे धीरे होता है, और इनमें क्योंकि निलंबन के कण गतिशील नहीं होते, इसलिए इनका विसरण नहीं होता। मित्रों, बात समझ में आ रही है ना? जैसे हमने एक मुट्ठी बजरी ली और उसे गिलास में भरे पानी में डाल दिया, तो बजरी रेत के कण पेंदे में जम जाएंगे, गतिशील नहीं होंगे, इसलिए उनमें विसरण की प्रवृत्ति नहीं, वो तो पड़े रहेंगे, सेट डाउन सेटल डाउन रहेंगे, जमे हुए रहेंगे। चलिए अगला गुण हम ले लेते हैं, सेटलिंग या जमना। जमना यानी सेटलिंग। यदि वास्तविक विलयन को एक गिलास में लेकर रख दें, कोलाइडी विलयन को एक गिलास में लेकर रख दें और निलंबन को एक गिलास में लेकर रख दें, तो जमने का गुण किसमें अधिक होता है? तो ये नहीं जमता। वास्तविक विलयन के कण नहीं जमते, मित्रों ध्यान देना। और ये भी नहीं जमते, ये भी नहीं। लेकिन यदि अपकेंद्रण करें, सेंट्रीफ्यूजन करें, तो संभव अपकेंद्रण से जमने की क्रिया हो जाती है। और ये तो इजीली, यानी ये तो जमे हुए ही है, जमने की क्रिया होती है, जमना, यस, ठीक है ना? अगली बात, टिंडल प्रभाव। अगला करेक्टर हम लेते हैं, 8वां, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या है? बहुत इजी बात है, इसको आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा समझा दूं। यदि हमारे घर में, किसी झूंपड़े में या किसी कमरे में, हॉल में, कक्षा कक्ष में किसी सूक्ष्म रंध्र से प्रकाश की किरण अंदर आती है, तो प्रकाश की किरण का मार्ग दिखता है चमकीला, एक बात, और उसमें धूल के, धुएं के, डस्ट के पार्टिकल, कण चमकते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। इस घटना को टिंडल ने खोजा, इसलिए टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अगली बात करूं। रात में, अंधेरी रात में आप यदि टॉर्च का प्रकाश करते हैं, किसी वस्तु की ओर, किसी लक्ष्य की ओर देखते हैं, मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे को, या रात में गाड़ियां आती है, तो गाड़ियों की जो हेडलाइट है, उनका प्रकाश पथ, प्रकाश पुंज एक डंडे की तरह, प्रकाश दंड की तरह दिखाई देता है। और उस प्रकाश दंड में यदि हम गंभीरता से देखें, उसका अवलोकन करें, प्रकाश के मार्ग में, विकिरणों के मार्ग में आने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और धूल के, डस्ट के कण भी हमें चमकते और भागते नजर आते हैं। ये जो प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन की वजह से चमकीला नजर आना है, ये टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। और ये कोलाइडी विलयनों का स्पेशल कैरेक्टर है, विशेष गुण है। तो मित्रों, मैं बात करता हूं यहां पर, टिंडल प्रभाव, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। बात समझे? वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। मतलब यदि हम टॉर्च की लाइट वास्तविक विलयन के में से गुजारे, प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि हम कोलाइडी विलयन में से गुजारे, प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देगा। इसलिए हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, और ये वाले नहीं दर्शाते। नहीं सर, नो, डोंट शोज, दिखाते नहीं। इसी तरह से अगले कणों की बात, अगले गुणों की बात करें, तो मैं ये कहूंगा, वैद्युत कण संचलन प्रभाव, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में वास्तविक विलयन के कण, विलय के कण, यदि विलय विद्युत आप घटाए है, तो दर्शाएंगे, यानी धारा की प्रेजेंस में कण गति करेंगे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर। कोलाइडी कण वैद्युत कण संचलन दर्शाते हैं, निलंबन वाले नहीं दर्शाते। बात करें अगले कैरेक्टर की, अधिशोषण, एडसॉर्प्शन, तो वास्तविक विलयन में अधिशोषण का गुण नहीं होता या बहुत कम होता है। कोलाइडी विलयन में पर्याप्त, बहुत अधिक मात्रा में होता है, और निलंबन के कणों में नहीं होता। अधिशोषण कोलाइडी विलयनों का गुण है। क्लियर? परासरण दाब, यदि हम परासरण दाब की बात करें, वास्तविक विलयनों का परासरण दाब बहुत अधिक होता है। परासरण दाब, परासरण क्या है? विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। इस परासरण की वजह से जो झिल्ली पर दाब उत्पन्न होता है, उसको परासरण दाब कहते हैं। तो वास्तविक विलयनों में परासरण का गुण अधिक होने से, ऑस्मोसिस कैरेक्टर ज्यादा होने से परासरण दाब अधिक होता है। क्लियर? वास्तविक विलयन का परासरण दाब उच्च होता है, कोलाइडी विलयनों का कम होता है, और निलंबन का नहीं होता।
ठीक है ना। अगली बात करेंगे अणुभार। वास्तविक विलयन के अणु छोटे छोटे होते हैं, इसलिए अणुभार कम होता है। कोलाइडी विलयनों का अणुभार अधिक होता है। निलंबन के कण तो बहुत भारी भारी कण होते हैं, बड़े बड़े टोले होते हैं, उनका अणुभार इन तीनों में सर्वाधिक होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहां से पक्का बनने का है। अगली बात करते हैं कुलाइड की परावस्थाएं। कुलाइडी विलियन की परावस्थाएं बोलूं या मैं कुलाइड की परावस्था बोलूं, एक ही बात है मित्रों। ध्यान देना, ध्यान देना ही नहीं, ध्यान से सुनना, मंथन चिंतन करना, याद करना। ठीक है मित्रों, तो कोलाइड की परावस्थाएं दो होती है। कोलाइडी विलियन की या कोलाइड की परावस्थाएं कितनी होती है? दो होती है। ठीक है ना। कौन कौन सी होती है जिक्र करते हैं। एक को हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, एक को क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, डीपी बोलते हैं इसको, डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा होता है, दूसरी प्रावस्था होती है परिक्षेपण माध्यम। क्या होती है मित्रों? परिक्षेपण माध्यम, इसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डीपी और डीएम। ठीक है ना। सरल अर्थ में बोलूं मैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था एज इट विलेय, तो कम मात्रा में प्रेजेंट है, और परिक्षेपण माध्यम डीएम एज इट विलायक। समझ रहे हैं ना। जो पदार्थ कोलाइडी विलयन में ज्यादा मात्रा में है माध्यम है, और जो कम मात्रा में है वो प्रावस्था है। क्लियर हो गया। दोबारा बोल दूं, कोलाइडी कण है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, और कोलाइडी कण जिसमें डूबे हुए हैं परिक्षेपण माध्यम में। एक सरल उदाहरण लेता हूं मित्रों, चावल और दूध की खीर बनाएं। क्या बोला मैं? चावल और दूध की खीर बनाएं। चावल के दाने खीर में डूबे हुए हैं, वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और दूध है हमारा तरल, वो परिक्षेपण माध्यम में। अगली बात करूं, दही बड़े की बात करें, रसमलाई की बात करें। ठीक है ना। तो ये जो ठोस कण है बड़े बड़े, बड़ा है, बड़ा दही और बड़ा, या दही में डूबा हुआ बड़ा दही है, वो परिक्षेपण माध्यम है, और बड़ा लड्डू जैसा है परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो दो प्रकार की होगी अवस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये विलेय कण है, या ये कोलाइड के कण है, और ये माध्यम है। ये क्या है? माध्यम है। ठीक है ना। दूसरा, यह असतत होते हैं, यानी कोलाइडी कण कहीं कहीं प्रेजेंट। एक डायग्राम बना देता हूं मैं, है ना, आप उस डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो मैं रेड स्पोर्ट्स बना रहा हूं, दर्शा रहा हूं, ये परिक्षेपण माध्यम है। क्या मित्रों? ये परिक्षेपण माध्यम है। और मैं अब ग्रीन दर्शा रहा हूं कहीं कहीं पर। हालांकि ये वास्तविक आकार से थोड़े बड़े बन रहे हैं मेरे से, लेकिन आपको दिखाई दे रहा, आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना। ये देखना, ये ग्रीन वाले हैं, ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो रेड वाला है वो परिक्षेपण माध्यम है। क्लियर है ना। यानी गूंद के कण, गूंद है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और पानी है वो परिक्षेपण माध्यम है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये असतत होता है, यानी कहीं कहीं पर भी है, लेकिन पानी तो सब जगह है। इसलिए पानी, इसलिए हमारा पानी यहाँ क्या है? विलायक है, और वो सतत है, कंटिन्यूअस है। यानी पानी तो इस पूरे बर्तन में समान रूप से है, लेकिन कोलाइडी कण कहीं पर है और कहीं पर नहीं, इसलिए असतत बोलते हैं। ठीक है मित्रों। फिर दूसरी बात करूं, ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये परिक्षेपण माध्यम में डूबी हुई रहती है, इसलिए आंतरिक प्रावस्था कहलाती है। ये इनर फेस है, अंदर डूबी हुई रहती है। लेकिन तो परिक्षेपण माध्यम है वो बाह्य प्रावस्था है। क्या है? आउटर फेस है, बाह्य प्रावस्था है। हम बाहर से देखें तो ये तो यहाँ पर है, ये परिक्षेपण माध्यम है, लेकिन वो कण है, कोलाइडी कण है, या परिक्षिप्त प्रावस्था है, वो तो अंदर डूबी हुई है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मात्रा के आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है, जबकि परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था की तुलना में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे
है। ठीक है ना? तो ये कण है और ये माध्यम है। ठीक है ना? ये ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, ये भी ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। अवस्था से यहाँ लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ मित्रों? आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, इस पर चलते हैं। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। हाँ भाई, हम कहा आ गए? वर्गीकरण पर। काम आए मित्रों वर्गीकरण पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड या कोलाइडों का वर्गीकरण या कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। मित्रों बड़े प्रेम से बड़े मजे से समझना है, कठिन है ही नहीं, बहुत इजी है, वेरी इजी है ना। आप थोड़ा मन और चित्त अपना यहाँ केंद्रित कर दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आएगा कि झक मार कर भी आपकी परीक्षा में सवाल का आंसर कोई गलत नहीं करवा सकता। कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछेगा। यदि आपने यहाँ सीख लिया उत्थान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर तो भुलाए नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? आइए वापस। परीक्षेपण प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। किसके आधार पर मित्रों? मैं लिखता हूं, आप सुनिए, आप भी लिख सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, क्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, इसके आधार पर कोलाइडी विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके आधार पर कोलाइडी विलयन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, 3 भागों में, 3 प्रकारों में बांटा जाता है। समझ रहे हैं ना? 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आइए हम एक एक करके इनको जानते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से? मित्रों वापस ध्यान देना। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, पहला प्रकार या पहला जो आधार है कोलाइडी विलयनों का, पहला वर्गीकरण का प्रकार है वो है भौतिक अवस्था के आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। 2 क्यों नहीं होते वो बात करेंगे। ठीक है ना? दूसरी बात करते हैं परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। बी अलग कलर से लिख देता हूं, आपके देखने में ठीक रहेगा। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर, इसके आधार पर आकर्षण बलों के आधार पर वो प्रकार है। 3 क्यों नहीं? तो आकर्षण बल 2 ही होते हैं, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। समझ रहे हैं ना? ये प्रकार 2 क्यों है? या तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या स्नेह होगा या नहीं होगा, या दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। 2 ही गुण होते हैं, इसलिए 2 प्रकार ये। और आते हैं तीसरे में। तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति के आधार पर। सी परिक्षिप्त कणों की प्रकृति के आधार पर, इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त कणों की प्रकृति के आधार पर इनके प्रकार कितने हैं? 3। और वो 3 कौन से हैं? उन तीनों के नाम सुन लीजिए। एक होते हैं बहुआण्विक कोलाइड, दूसरे होते हैं बृहद आणविक कोलाइड, और तीसरे होते हैं सहचारी या संगुणित कोलाइड। समझ रहे मित्रों? ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतर। बहुआण्विक मल्टीमोलिकुलर, बृहद आणविक मैक्रोमोलिकुलर,
और सहचारी एसोसिएटेड कोलाइड, सहचारी संगुणित कोलाइड या मिसेल भी बोलते हैं। ये इसके दो प्रकार कौन से हैं? इसके दो प्रकार, एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड, इसमें आकर्षण होता है परीक्षिप्त प्रावस्था और परीक्षण माध्यम के बीच, वो द्रव स्नेही स्नेह रखने वाले। और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी, द्रव प्रतिकर्षी, द्रव स्नेही, द्रव रागी, रागी यानी राग यानी आकर्षण होता है, और द्रव विरोधी यानी दुश्मनी होती है। यदि हम जल ले लें, क्या ले लें, यहां पर जल ले लें, तो हम इनके नाम क्या देंगे? द्रव स्नेही को हम कहेंगे जल रागी या जल स्नेही, और इसको कहेंगे जल विरागी, जल प्रतिकर्षी, जल प्रतिकर्षी। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, यह हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति, जल विरागी, जल से डर लगता है, जल से दूर रहता है, और जल रागी, जल से स्नेह रखता है, जल में रहना चाहता है, जल के प्रति आकर्षित होता है, जल रागी। ठीक है मित्रों, अब मैं यहाँ आता हूँ वापस। मैंने आपको यहाँ कहा था इसके प्रकार 9 क्यों नहीं है? इसके प्रकार परिक्षेपण, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर मित्रों सामान्य रूप में भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस, 3 हो गए, 1 2 3। और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। अब 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9। 3 गुना 3 कितने हो गए? तो 9 प्रकार के विलयन बनने की गुंजाइश है, संभावना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गैस का गैस में परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो, तो ऐसा विलयन कोलाइडी प्रकृति का नहीं होता, समांगी बन जाता है, होमोजीनियस बन जाता है, वास्तविक विलयन बन जाता है। गैस गैस में समांगी विलयन या समांगी मिश्रण बनाती है, इसलिए कोलाइड विलयनों के प्रकार केवल 8 ही संभव है। कितने? 8 पॉसिबल है, 9वां पॉसिबल नहीं है। वो कौन से हैं मित्रों? दीजिए ये आपके साथ। हाँ मित्रों, ध्यान देना, आप कौन से प्रकार है। या कोलाइडी विलयन परिक्षेपण माध्यम लिया गया पहले, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का मित्रों अर्थ यह है कि इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा है वो अधिक है। और परिक्षिप्त प्रावस्था, इसका मतलब ये कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो ये 8 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 8। अब आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं परिक्षिप्त माध्यम की बात करें तो ये ठोस ठोस ठोस, द्रव 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 और गैस गैस, तीसरा हुआ नहीं, तीसरा होता तो 9 प्रकार हो जाते। ठीक है ना? अब ठोस का ठोस में मित्रों इस तरह से, मेरे पेन के इस निशान को ध्यान देना, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, ठोस को ठोस में घोलने से जो विलयन बनता है उसे ठोस सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस सॉल। और वो कौन होते हैं? रंगीन कीमती रत्न, यानी जो अंगूठी पर नगीने लगे होते हैं या सोने द्वारा जो गहने बनाए जाते हैं उसमें रंगीन पत्थर लगे रहते हैं, अलग अलग कलर वाले, नग बोलते हैं जिनको, नगीने, वो ये वाला एग्जाम्पल है। रूबी, मोती और रंगीन कांच। आपने अपने प्रिंसिपल महोदय के या किसी अधिकारी के महोदय के टेबल पर एक कांच देखा होगा, उसमें लाल पीली हरी कुछ धारियां होती होगी, है ना? ऐसा यदि आपने देखा है, जिसको पेपर वेट कहते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अगली बात करते हैं, परीक्षित प्रावस्था द्रव हो, द्रव ठोस में घुला हुआ। द्रव किस में घुला हुआ मित्रों? ठोस में। द्रव को जब ठोस में घुलाते हैं यानी लिक्विड इन सॉलिड, तो वो जेल या जेली कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। जेल या जेली क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ये इंग्लिश वाला याद रखना, बहुत इजी है। यदि सॉलिड इन लिक्विड है तो सॉल हो जाएगा। क्या बोला मैं? सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या हो जाएगा? सॉल। और सॉल का उल्टा कर दो जेल, सॉल का उल्टा जेल या जेल का उल्टा सॉल। ठीक है ना? तो यहां लिक्विड कम मात्रा में है और ठोस अधिक मात्रा में है। इसका एग्जाम्पल आर्द्र अवक्षेप, पनीर। हाँ, पनीर आपने खूब देखा होगा। पनीर में पानी बहुत कम होता है, सारा का सारा प्रोटीन होता है, सारा का सारा लैक्टिक, जो दूध वाला है वो लैक्टोबैसिलस प्रोटीन ही होता है, इसलिए वो इसका एग्जाम्पल है। मक्खन, मक्खन यानी चूंटी, मक्खन देखा होगा, तरस का, अमूल का। यदि वो नहीं देखा तो बिलोना करते समय से चूंटी आती है, माता जी निकालती है वो चूंटी, उसमें घी ज्यादा है
और पानी या छाछ की मात्रा बहुत कम है, ठीक है ना? तो कम द्रव ज्यादा ठोस, वो कहलाता है जेल। और उसके बाद है फलों की जेली। बाजार में छोटे बच्चों को खाने के लिए जेली मिलती है या चटनी मिलती है। चटनी, चटनी में समझ गए ना? चटनी जेल का एग्जाम्पल है, इसका है जेल का एग्जाम्पल है। ये जो च्यवनप्राश मिलता है ये भी जेल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना? उसके बाद करते हैं गैस। यदि ठोस में घुली हुई हो, गैस ठोस में घुली हुई हो तो उसको कहते हैं सॉलिड फॉर्म। सॉलिड है फॉर्म, फॉर्म यानी झाग, झाग को अंग्रेजी में कहते हैं फेन, फेन। इसका एग्जाम्पल है प्यूमिक स्टोन, झावा पत्थर, या पॉलीस्टाइरीन, या फोम, साबुन के झाग, या रबड़ फोम, ठीक है ना? ये क्या है? ठोस में गैस है। क्या है? ठोस में गैस है, ठोस में गैस। आपने जिस सीट पर बैठते हैं कार के, बस के, गाड़ी के, उसका कुशन देखा होगा या ऐसा रबड़ देखा होगा जो दबता है, पानी से इजीली दबता है। वो रबड़ तो ठोस है और उसमें दबने का कारण उसमें जो रंध्र है जिसमें गैस भरी हुई है, वो इसका एग्जाम्पल बनता है, ठोस फैन का, सॉलिड फोम का। आते हैं चौथे प्रकार पर, द्रव में ठोस। द्रव में ठोस यानी सॉलिड इन लिक्विड, तो इसे कह लेते हैं सॉल। क्या बोलते हैं मित्रों? सॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है सॉल क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सल्फर का जल में कोलाइडी विलियन, हीरे में सल्फर गंधक छिड़कते हैं, वो कोलाइडी विलियन है। नमक का बेंजीन में कोलाइडी, मित्रों ध्यान देना, नमक का जल में यदि विलियन बनाएंगे तो वास्तविक विलियन बन जाएगा, लेकिन बेंजीन में कोलाइडी विलियन, अल्कोहल में, कार्बनिक विलायकों में कोलाइडी विलियन बनेगा। ध्यान दे रहे हैं मित्रों? ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द्रव का द्रव में कोलाइडी विलियन पायस कहलाता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायस क्या है? इमल्सन। पायस का दूसरा नाम है इमल्सन। हमने पीछे पढ़ा था कि साबुन जब कपड़े की, त्वचा की या उपकरण की सफाई करता है तो पानी में घुलकर पायस बनाता है। क्या बनाता है? पायस। पायसीकरण द्वारा शोधन का कार्य करता है। तो पायस क्या है? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड पायस होता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल, तेल का पानी में कोलाइडी विलियन या दूध, वेरी गुड। दूध, हमारा मिल्क है वो पायस है। मिल्क में क्या होता है? द्रव अवस्था में वसा पानी में डूबी रहती, द्रव अवस्था में वसा या द्रव प्रोटीन पानी में डूबा रहता है, तो द्रव का द्रव में विलयन पायस कहलाता है। पानी को तेल में या तेल को पानी में मिलाकर हिला दें और जो धुंधला विलयन बनेगा वो पायस है। ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, क्लियर? आगे बढ़े। गैस का द्रव में, गैस का द्रव में झाग। आपने देखा होगा साबुन को पानी में, अपमार्जक को, डिटर्जेंट को, पाउडर को, सर्फ को पानी में डालकर हाथ हिलाते हैं तो बहुत सारे झाग बनते हैं। वो झाग क्या होते हैं? वो गैस द्रव में है, यानी द्रव तो कम है, बुलबुले का बारी परत त्वचा बनाती है और अंदर गैस भरी रहती है बुलबुले, ठीक है ना? तो वो गैस का द्रव में। समझ रहे मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वहां परीक्षेपण माध्यम द्रव है वो अधिक मात्रा में, और परीक्षिप्त प्रावस्था गैस है वो कम मात्रा में। और ये उदाहरण है इसका झाग या फेन या फोम, साबुन के झाग। एग्जाम्पल है साबुन के झाग। फेनित क्रीम, यानी किसी क्रीम को लेकर उसको फेंटते हैं, मथते हैं, बहुत हिलाते हैं, विदुणा करते समय जैसे करते हैं ना वो, तो विप्ड क्रीम आदि। अगली बात करते हैं ठोस का गैस में, का गैस में, इसको बोलते हैं ठोस एरोसोल। एरो, एयर में है इसलिए एरोसोल, है कौन एयर में? ठोस, इसलिए एरोसोल। तो ध्यान देना, सॉल अलग है, एरोसोल अलग है। सॉल सॉलिड इन लिक्विड है और एरोसोल एयर इन सॉलिड है, ए सॉरी सॉलिड इन एयर है, सॉलिड इन एयर, एरोसोल। ये एग्जांपल धुआं, धुएं में कार्बन के कण और वायु में कोलाइडी अवस्था में होते हैं। धुएं में कार्बन के कण, आर्सेनिक के या फिर रेत के, डस्ट के कण हैं, वो डूबे, वायु के अंदर डूबे रहते हैं कोलाइडी कणों के रूप में। तो वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ठोस गैस में। और अंतिम आठवां, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। शीत ऋतु है तो हम देख रहे हैं कोहरा, धुंध, बादल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव एरोसोल के हैं। और द्रव एरोसोल में लिक्विड इन एयर, लिक्विड इन एयर मित्रों, लिक्विड इन एयर। और यहां सॉलिड इन
एयर, सॉलिड इन एयर हो तो ठोस एरोसोल, और लिक्विड इन एयर हो तो द्रव एरोसोल। उदाहरण कोहरा, धुंध तथा बादल है। प्रश्न कैसे आएगा? सवाल आएगा, कोहरा किसका उदाहरण है, बादल किसका एग्जाम्पल है, और धुंध किसका एग्जाम्पल है, मिस्ट। तो आप बोलेंगे द्रव एरोसोल के, इसके द्रव एरोसोल या कोलाइडी विलयन। एक मित्रों, इस प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पास कोलाइडी विलयन के 8 टाइप, 8 प्रकार। ठीक है मित्रों, लिए चलता हूं मैं आगे। उम्मीद करता हूं आप बहुत ठीक सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। दूसरा प्रकार हमारा रहेगा परिक्षेपण प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, क्या बोला मैं, बी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। समझ रहे हैं बेटो? परिक्षिप्त प्रावस्था का अर्थ है विलेय, कम मात्रा वाला, और परिक्षेपण माध्यम यानी अधिक मात्रा वाला पदार्थ। परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, और दूसरा होता है द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, तो सॉल बोल सकते हैं, द्रव विरोधी सॉल और द्रव स्नेही सॉल। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। यदि हमारे पास विलायक के रूप में, परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो, क्या हो मित्रों, परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो, तो हम इन्हें जल स्नेही भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? जल स्नेही। और हम इस टाइप को बोलेंगे जल विरोधी, जल विरोधी। ध्यान देना मित्रों, जल विरोधी को विरोधियों की वीरागी भी कहते हैं। यहाँ आकर्षण बल नहीं होता, प्रतिकर्षण बल होता है। और जल स्नेही को जल रागी भी कहते हैं। 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना? तो इस बार भी, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का प्रश्न बनता है, ये पार्ट टोटल 5 नंबर का है, एक सवाल तो छोटा आ जाएगा, बाकी वाले सवाल भी छोटे छोटे आ जाएंगे, बड़े तो नहीं आएंगे, लेकिन ये अंतर वाला सवाल है, ये पक्का आएगा, ठीक है ना? या तो पूछेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर क्या है, या पूछेंगे कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर क्या है, या पूछेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में अंतर क्या है, या पूछेंगे सॉल क्या है, जेल क्या है, एरोसॉल क्या है, या पूछेंगे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल में क्या अंतर है। 2022 का मेन एग्जाम का प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। 2 सवाल या 2% टोटल पेपर का 2% मार्क्स के सवाल हर वर्ष रिपीट होते हैं, हो सकते हैं। इसलिए ऐसी भूल मत करना कि पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आया था वो इस साल नहीं आएगा, या पिछले साल जो किसी एग्जाम में आया और इस साल आएगा ही नहीं, ना, ऐसा नहीं करना। आ सकता है, संभावना बरकरार रहती है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल की बात कर रहे हैं इसके मित्रों, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल, ठीक है ना? सिंपल अर्थ इसको यहां जान लेते हैं। वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? प्रबल आकर्षण बल। यानी एक दूसरे को दोनों चाहते हैं, दोनों चिपके रहते हैं, वो द्रव स्नेही सॉल कहलाते हैं, द्रव रागी सॉल कहलाते हैं, जल स्नेही जल रागी सॉल कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर हम बात करेंगे द्रव विरोधी की। तो क्या बोलेंगे? जिन कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच कोई आकर्षण नहीं होता। क्या बोला मैं? जिन कोलाइडी विलयनों में, जिन कोलाइडी विलयनों में, जिन कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था, ये प लिख रहा हूं खाली में, एवं परिक्षेपण माध्यम, प माध्यम के बीच कोई आकर्षण नहीं होता, के बीच कोई आकर्षण राग नहीं होता, उन्हें कहते हैं द्रव विरोधी। जल लेंगे तो जल विरोधी या जल विरागी सॉल कहलाते हैं। उम्मीद रखता हूं
कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हैं। ठीक है मित्रों, द्रव स्नेही सॉल को निर्माण बनाना बहुत आसान होता है। ठोस या कोई द्रव या कोई गैस, द्रव स्नेही की बात करें, परीक्षित प्रावस्था को लिया और परीक्षण माध्यम में डाला, मिलाया, हिलाया, बनकर तैयार। ये स्थायी होते हैं। लेकिन द्रव विरोधी सॉल्व बनाने के लिए हम परीक्षित प्रावस्था लें और उस प्रावस्था को परीक्षण माध्यम में मिलाएं, तो खाली मिलाने से, हिलाने से, गर्म करने से नहीं बनते। द्रव विरोधी सॉलों को बनाने के लिए हमारे को विशिष्ट प्रकार की भौतिक और रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। ये इजीली बनने वाले, ऐसे मानने वाले नहीं है। ठीक है मित्रों, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही की सॉल की बात को एक बार यही विराम देते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक मैं ले चलता हूं आगे आपको। अगली तीसरा प्रकार हमारा है परीक्षित प्रावस्था के कणों की प्रकृति के आधार पर। क्या बोला मैं? परीक्षित प्रावस्था के कणों की प्रकृति, ये हमारा सी तीसरा आधार है वर्गीकरण का। प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से होते हैं मित्रों? नंबर 1, नंबर एक की बात करें तो हमारे पास नंबर 1 है बहुआण्विक कोलाइड। क्या नाम है? बहुआण्विक कोलाइड। हमारे पास नंबर 2 है बृहद आणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड। और हमारे पास नंबर 3 है सहचारी या संगुणित कोलाइड। मित्रों, सरल अर्थ कंसेप्ट या क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बहुआण्विक कोलाइड, ध्यान देना अर्थ पर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर, मल्टी यानी एक से अधिक, मल्टी मोलिकुलर। और इसको बोलते हैं, बड़ा है, मैक्रो मोलिकुलर। और इसको बोलते हैं एसोसिएटेड। ठीक है ना, वो मिसाइल है, उसकी बाद में चर्चा कर देंगे। पहले मल्टी मोलिकुलर इस बात को क्लियर करते हैं। मल्टी यानी मोर देन वन, मल्टी यानी मित्रों मोर देन वन। यदि किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण, छोटे छोटे कोलाइडी कण एक से अधिक जुड़कर कोलाइडी आकार या कोलाइडी परास प्राप्त करते हैं और फिर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो ऐसे कोलाइडी विलयनों को या सॉलों को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। क्या कहा मैंने? ये छोटे जो आकार के कण हैं, ठीक है ना, ये आपस में मिले, ये आपस में मिले और मिलकर के ये कण बनाया। इस कण का आकार कोलाइडी परास का है। इस कण का साइज है वो किसकी है? कोलाइडी परास। कोलाइडी परास यानी एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर परास का है। 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -4 या -5 सेंटीमीटर परास का है। इतना बड़ा बना लेते हैं। ये छोटे हैं, ये 1 नैनोमीटर से छोटे हैं और आपस में मिलकर के कई जने मिलकर के कोलाइडी परास प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से बने हुए कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुआण्विक कोलाइड। इसकी बात करते हैं, ये वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड का मतलब ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, लेकिन टूट कर, क्या बोल रहा हूं मित्रों, टूट कर, विघटित होकर, अपघटित होकर के कोलाइडी परास के कणों में टूट जाते हैं। कोलाइडी परास के कण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलाइडी परास के कण निर्मित कर देते हैं। तो इन्हें कहते हैं वृहद आणविक। यानी पहले तो बहुत मोटे थे, बहुत बड़े थे, लेकिन विद्युत अपघट्य में या परीक्षण माध्यम में घुलकर कोलाइडी परास के कणों का निर्माण करते हैं, तो इन्हें कहते हैं वृहद आणविक कोलाइड। और ये वाले के समान है, लेकिन फर्क है यहाँ जो बहुआण्विक कोलाइड है, इनके मध्य आकर्षण बल है वो वांडरवाल्स आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल होता है। और ये वाले जो हैं सहचारी कोलाइड, इनकी बात यह है कि एक निश्चित सामान्य रूप में ये विद्युत अपघट्य होते हैं। सामान्य रूप में ये विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी इनका एक सिरा धनाविष्ट एक सिरा ऋणाविष्ट होता है। निम्न सांद्रता पर ये विद्युत अपघट्य का व्यवहार करते हैं, लेकिन एक विशिष्ट सांद्रता पर इसके अणु आपस में जुड़कर कोलाइडी कण के आकार वाला परास वाला कण बना लेते हैं। इसलिए ये सहचारी संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। ये आपस में ही मिलते हैं, ये आपस में नहीं, इनको मिलाने वाला तीसरा एक और एजेंट चाहिए। मिसाइल को आप जानते हैं, ये चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में।
ठीक है मित्रों, उम्मीद रखता हूं पोलाइटी विलियन का ये चैप्टर, ये वीडियो तो इसके सामान्य अर्थ को स्पष्ट करता है, आपको बहुत अच्छे से रोचक ढंग से समझ में आया होगा। यदि बहुत पसंद और समझ आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे कंसेप्ट जो यहाँ क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उत्थान एजुकेशन पर बने रहिएगा, बनाते। तब तक के लिए जय हिंद।